नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। मध्य प्रदेश की सभी 230 और छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण में 70 सीटों पर शुक्रवार को डाले जाएंगे वोट। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों पर नजर रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। राज्य में सभी 230 सीटों पर 7 बजे से मतदान शुरू होगा। कई मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां पहुंच गई हैं। लोग निर्भीक होकर मतदान करें, इसके लिए पोलिंग बूथों पर सभी वर्ग के लोगों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है, लेकिन समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी समेत बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं। नतीजों का ऐलान 3 दिसंबर को होगा। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में बाकी बची 70 सीटों पर भी शुक्रवार को वोट डाले जाएंगे। इसमें प्रदेश के 1,63,14,479 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। छत्तीसगढ़ में सवेरे 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में मतदान कराया जाएगा। मतदान केंद्र में कोई अप्रिय वारदात न हो, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों के लिए 7 नवंबर को वोट डाले गए थे। प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला है। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने जाति जनगणना के मुद्दे को उठाया, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री ने देश के गरीब को ही सबसे बड़ी जाति बताया। उधर राजस्थान और तेलंगाना के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनता को रिझाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर में अपना राजस्थान संकल्प पत्र जारी किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमारा इतिहास रहा है कि हमने जो कहा है वो किया है और जो नहीं कहा है वो भी किया है। पीएम मोदी की गारंटी वाले इस संकल्प पत्र में किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई वादे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को 12,000 रुपए प्रतिवर्ष करने, कांग्रेस राज्य में नीलाम हुई किसानों की जमीन के लिए मुआवजा नीति लाने, गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस देकर 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीद का वादा किया गया है। लाडू प्रोत्साहन योजना के तहत बालिका के जन्म पर 2 लाख रुपए के सेविंग बॉन्ड से वित्तीय सहायता प्रदान करने, 12वीं पास करने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने, उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि हमने प्रयास किया है कि केंद्र सरकार के सहयोग से राजस्थान हर संभव सहायता दे सके। जेपी नड्डा ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर हर जिले में महिला थाना खोला जाएगा। घोषणा पत्र में हर पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क और सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड का भी गठन करने का भी वादा किया गया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों को 5 साल तक मुफ्त राशन प्रदान करने का भी भरोसा दिया गया है। संकल्प पत्र में प्रदेश के युवाओं को अगले 5 साल में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां देने के साथ ही पर्यटन कौशल कोष बनाकर 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार या स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने का वादा भी किया गया है। संकल्प पत्र में पेपर लीक, फर्टिलाइजर, मिड डे मील, खनन, पीएम आवास, जल जीवन जैसे घोटालों की जांच के लिए एसआईटी के गठन करने की बात भी कही गई है। राज्य में भाजपा के प्रचार को धार देते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राजसमंद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्कर से लोगों से वहां पर राजस्थान में कांग्रेस शासन को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। वहीं राजस्थान के नोहर और चुरू में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम यहां गरीबों की सरकार चलाते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि कांग्रेस स्थानीय मुद्दों और विकास पर चुनाव लड़ रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 7 गारंटी देने का वादा किया है। तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने बाइक रैली निकाली। सिकंदराबाद निर्वाचन क्षेत्र से ये बाइक रैली निकाली गई। तेलंगाना चुनाव के लिए बीजेपी अपना घोषणा पत्र 18 नवंबर को जारी करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर पर निशाना साधा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस की विजय भेरी यात्रा को संबोधित किया।
इस बीच तेलंगाना के मंत्री केटी रामा राव ने मोइनाबाद में रोड शो किया तो चुनाव अभियान के दौरान बीआरएस एमएलसी के कविता के वाहन की अधिकारियों ने जांच की। ग्लोबल साउथ के देशों को सशक्त आवाज देने का काम भारत मुखरता से करता रहा है और इसी कड़ी में भारत एक बार फिर से इन देशों के मुद्दों को मंच देने जा रहा है। शुक्रवार यानी 17 नवंबर को दूसरा ग्लोबल साउथ समिट होने जा रहा है। दूसरा वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन वर्चुअल मोड में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले भारत की G20 की अध्यक्षता में इस साल जनवरी महीने में पहला ग्लोबल साउथ समिट आयोजित हुआ था, जिसके बाद यह दूसरा सम्मेलन होगा। इस साल जनवरी में हुए पहले ग्लोबल साउथ समिट के दौरान दुनिया के 125 देश शामिल हुए थे, जिन्होंने विकासशील और अविकसित देशों के तमाम जरूरी मुद्दों और दृष्टिकोण को साझा किया था। कल होने वाले दूसरे वॉइस ऑफ साउथ शिखर सम्मेलन को 10 सत्रों में बांटा गया है, जिनमें विभिन्न मुद्दों पर आपसी चर्चा होगी। समिट के उद्घाटन और समापन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में वर्चुअल तरीके से तमाम देशों के प्रमुखों समेत अन्य प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी। उद्घाटन सत्र का थीम है एक साथ सबके विकास के लिए सबके विश्वास के साथ, जबकि समापन सत्र का विषय है ग्लोबल साउथ एक भविष्य के लिए एक साथ। इसके अतिरिक्त मंत्री स्तरीय 8 सत्र भी इस सम्मेलन के दौरान होंगे और जिनमें विदेश मंत्रियों का सत्र भारत और ग्लोबल साउथ बेहतर भविष्य के लिए एक साथ काम करना, शिक्षा मंत्रियों का सत्र का विषय मानव संसाधनों को भविष्य के लिए तैयार करना, जबकि वित्त मंत्रियों का सत्र जन केंद्रित विकास का वित्त पोषण पर चर्चा होगी। पर्यावरण मंत्रियों का सत्र में लचीले जलवायु और जलवायु वित्त के लिए स्थायी समाधान पर विचार विमर्श होगा, तो ऊर्जा मंत्रियों का सत्र में सतत विकास के लिए किफायती और समावेशी ऊर्जा पर चर्चा होगी। स्वास्थ्य मंत्रियों का सत्र का जो विषय है वो ग्लोबल साउथ से साझा स्वास्थ्य के लिए समाधान रखा गया है, तो वाणिज्य मंत्रियों के सत्र में ग्लोबल साउथ और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएं पर विचार विमर्श होगा। दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया के विभिन्न हिस्सों में संघर्ष बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के पैटर्न में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान रक्षा मंत्रियों की 10वीं मीटिंग प्लस में हिस्सा लिया और अपने संबोधन में उन्होंने आसियान की महत्वपूर्ण स्थिति की स्वीकार उसे किया और क्षेत्र में बातचीत एवं सर्वसम्मति को बढ़ावा देने में इसकी अहम भूमिका की सराहना की। उन्होंने समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र समझौता 1982 सहित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल में नौवहन, हवाई उड़ान और निर्बाध वैध व्यापार की स्वतंत्रता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा मंत्री ने क्षेत्रीय सुरक्षा पहलों का आह्वान किया जो विभिन्न हितधारकों के बीच व्यापक सहमति के प्रतिबिंबित करने के लिए परामर्शी और विकासोन्मुख हो। उन्होंने क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए ADMM+ के साथ व्यवहारिक, दूरदर्शी और परिणामोन्मुखी सहयोग को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मियों और मीडिया संस्थानों को सूचना देने में सजगता बरतनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर भी सजगता बरतने की बात कही। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से सूचना का स्वरूप बदल गया है, जिसकी वजह से मीडिया सनसनी वाली खबरों में उलझ गया है। उन्होंने फैक्ट चेकिंग न होने और गलत खबरें सामने आने का भी जिक्र किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भले ही पावरफुल हो सकता है, लेकिन ये विकल्प नहीं हो सकता। इस मौके पर सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि फैक्ट चेकिंग के जरिए फेक न्यूज आइडेंटिफाई करना चाहिए। सूचना प्रसारण मंत्री ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर कुछ मीडिया इंडिविजुअल और मीडिया आउटलेट द्वारा भारत के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा फैलाने का भी जिक्र किया। नेशनल प्रेस डे के दिल्ली के विज्ञान भवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में मीडिया पर चर्चा की गई। दिल्ली और आसपास के राज्यों में प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के करीब दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली में दीपावली के बाद से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। स्मॉग के साथ साथ हल्का कोहरा और ठंडे वातावरण में भी नमी अधिक होने से प्रदूषण का स्तर बढ़ता दिख रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदूषण से खास राहत नहीं मिलने वाली है। प्रदूषण की वजह से लोगों की तकलीफें भी काफी बढ़ती जा रही हैं।
इस बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण विभाग और डीपीसीसी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें ग्रैब के नियमों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए निरीक्षण तेज करने और मॉनिटरिंग के लिए 6 सदस्यीय स्पेशल टास्क फोर्स का भी गठन करने का फैसला किया गया। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने चिंता जताई है। उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दूसरे राज्यों से आने वाले पराली के धुएं को रोकने के लिए हम उनसे गुहार लगाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, विशेषकर पंजाब से। उन्होंने कहा कि पटाखे निश्चित रूप से प्रदूषण के खतरे को बढ़ाते हैं, लेकिन इस प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित वे लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए सड़कों पर सफर करते हैं। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब और असहाय लोगों पर इसका सबसे ज्यादा असर है, क्योंकि वे घर पर बैठकर एयर प्यूरिफायर खरीदने में सक्षम नहीं हैं। दिल्ली को कार्रवाई की जरूरत है। हम एक निश्चित समय सीमा के भीतर स्थायी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। बुधवार को इस सीजन में पंजाब में 2544 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गई हैं और यह सीजन की सबसे ज्यादा पराली जलाने की घटना की दूसरी बड़ी संख्या है। बठिंडा जिले में पराली जलाने की 356 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जबकि इस मामले में दूसरे नंबर पर मोगा है, जहां इस तरह की 318 घटनाएं दर्ज की गई हैं। बरनाला में पराली जलाने की 264 घटनाएं सामने आई हैं। और वहीं जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के गृह जिले संगरूर में पराली जलाने की 262 घटनाएं दर्ज हुई हैं। दरअसल पंजाब में गेहूं की बुआई का समय अब समाप्त होने को आ रहा है और इसलिए इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि पंजाब सरकार का दावा है कि प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाए गए हैं। विभिन्न पुलिस थानों के एसएचओ अपने अपने इलाकों में घूम घूमकर सरपंचों और किसान नेताओं से चर्चा कर रहे हैं ताकि उन्हें पराली जलाने से रोका जा सके। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे में फंसे 40 मजदूरों को निकालने का प्रयास जारी है। सुरंग में गिरे मलबे को हटाने के लिए दिल्ली से एयरलिफ्ट कर लाई गई अमेरिकन ऑर्गन मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकर राहत और बचाव कार्य की समीक्षा की। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। उन्होंने स्टेशन और रेलगाड़ी में यात्रियों की सुविधाओं की समीक्षा की और यात्रियों से बातचीत की। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन दुग्ध एवं डेयरी मंत्रालय 21 से 22 जनवरी को अहमदाबाद में ग्लोबल फिशरीज सम्मेलन का आयोजन करेगा और इस सम्मेलन में देश विदेश से करीब 5000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का मकसद इस क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों और संभावनाओं पर मंथन करना है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज दिल्ली में सिटीज 2.0 लॉन्च किया और इसमें 18 शहरों का चयन किया गया है, जिसमें एकीकृत वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से पर्यावरण को बढ़ावा दिया जाएगा। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव की करीबी अमित कात्याल की ईडी हिरासत 6 दिन के लिए बढ़ा दी है। अमित कात्याल को 3 दिन की ईडी कस्टडी खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को नई दिल्ली में साहित्य अकादमी के सौजन्य से आयोजित कार्यक्रम में दिवंगत ओडिया लेखक गुरु प्रसाद मोहपात्रा की संकलित पुस्तकों के हिंदी और अंग्रेजी अनुवादित पुस्तकों का विमोचन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गुरु प्रसाद मोहपात्रा का योगदान साहित्य जगत में अविस्मरणीय है। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान कई जाने माने लेखकों ने गुरु प्रसाद मोहपात्रा की चुनिंदा कहानियों का पाठन भी किया। राष्ट्रपति के अंगरक्षक 250 वर्ष की अपनी सेवा का जश्न मना रहे हैं और इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की समीक्षा की। इस समारोह के दौरान बैंड डिस्प्ले, घुड़सवारी का प्रदर्शन, भारतीय मार्शल आर्ट प्रदर्शन और संगीतमय सवारी का आयोजन किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को म्यांमार पर भूमिका स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि भारतीय क्षेत्र के मिजोरम में म्यांमार की नागरिकों की आवाजाही रही है। हम इस घटनाक्रम से चिंतित हैं। हम म्यांमार में शांति की वापसी का आह्वान दोहराते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने APEC समिट के दौरान संवाददाता सम्मेलन में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गाजा पर कब्जा करना एक बड़ी गलती होगी। इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष में 2 राज्य समाधान ही एकमात्र हल है। अमेरिका की भूमिका को विस्तार से स्पष्ट करते हुए बाइडेन ने कहा कि हमास के आतंकवादी समूह द्वारा बंधक बनाए गए बंधकों को मुक्त करने के लिए अमेरिका अपनी शक्ति इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसका मतलब अमेरिका सेना भेजेगा ये नहीं होगा।
यरूशलम और बेथलेहम को जोड़ने वाले मुख्य सड़क पर गुरुवार को 3 संदिग्ध फिलिस्तीनी हमलावरों ने गोलाबारी की। इजरायली आपातकालीन सेवाओं ने बताया है कि इस गोलाबारी में 6 लोग घायल हुए हैं। इजरायली सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमलावरों पर गोलियां चलाई हैं और इस कार्रवाई में 3 हमलावरों को मार गिराया है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने गाजा में हमास नेता इस्माइल हानिये के घर पर हमला किया और हमले का एक वीडियो इजरायली सेना ने जारी किया है। इजरायली नागरिक और आईडीएफ सैनिकों के खिलाफ आतंकवादी हमलों को निर्देशित करने के साथ ही हमास के वरिष्ठ नेताओं के लिए ये एक बैठक स्थल होने का दावा सेना ने किया है। इजरायल ने गुरुवार को हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जवाबी हमले का वीडियो जारी किया। लेबनान से उत्तरी इजरायल के श्लोमी में के दिशा में लॉन्च किए गए एंटी टैंक मिसाइल के जवाब में यह कार्रवाई की गई। अल-शिफा अस्पताल में हथियार, लड़ाकू और तकनीकी उपकरण मिलने का दावा इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने किया है और एक वीडियो जारी करते हुए सेना ने कहा है कि अस्पताल के एक अज्ञात जगह से हथियार, ग्रेनेड, गोला बारूद और फ्लैग जैकेट सहित कुछ सामग्री बरामद की गई है। गाजा में बंधक बनाए गए बंधकों के परिवारों ने जेरूसलम की ओर मार्च किया है। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बंधकों की तस्वीरें लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया। यरूशलेम में पश्चिमी दीवार के सामने बंधक बनाए गए लगभग 30 बच्चों के लिए खाली कुर्सियां छोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खादान कंपनी की इमारत में आग लगने से गुरुवार को कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई। 60 से ज्यादा लोगों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल भेजा गया। ये इमारत निजी योंगजू कोयला खादान कंपनी की है। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूस के नौसैनिक बेड़े को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है और इस दौरान उन्होंने तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया और मोल्दोवा को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने इजरायल के पास परमाणु बम होने का दावा किया है। एर्दोगन ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इजरायल के पास परमाणु बम है या नहीं ये स्पष्ट करने की अपील भी की। देश में चावल, गेहूं और आटे की खुदरा कीमत नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा 21वीं ई नीलामी की गई और इस ई नीलामी के दौरान खुले बाजार बिक्री योजना के तहत 2334 बोलदाताओं को 5830 मीट्रिक टन चावल और 2.84 LMT गेहूं भेजा गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका यात्रा के तीसरे दिन सिलिकॉन वैली के भारतीय मूल के उद्यमियों और उद्यम पूंजीपतियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने उद्यमियों और उद्यम पूंजीपतियों से महत्वपूर्ण और उभरते तकनीकी क्षेत्रों में काम कर रहे भारत के युवाओं की मदद की अपील की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यूट्यूब इंक के सीईओ नील मोहन और माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा के साथ साथ अलग अलग बैठक की और बैठक में गोयल ने भारत में इन कंपनियों की उपस्थिति के संदर्भ में उनकी संभावनाओं पर बातचीत की। साथ ही भारतीय बाजारों तक उनकी पहुंच बनाने में समर्थन देने का प्रस्ताव दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के सैन फ्रांसिस्को चैप्टर द्वारा आयोजित चार्टिंग न्यू होराइजन्स CS एज कैटलिस्ट इन द US इंडिया पार्टनरशिप कार्यक्रम में भी गोयल ने शिरकत की और इस कार्यक्रम में उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच सहयोग बढ़ाने में चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका पर जोर दिया। IT शेयरों में तेजी के चलते गुरुवार को शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 306 अंक बढ़ा, वहीं निफ्टी बढ़कर 19,750 के पार पहुंचा। गुरुवार को कारोबार के अंत में BSE सेंसेक्स 306.55 यानी 0.47% की तेजी के साथ 65,982.48 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी ने 89.75 अंक की छलांग लगाई। भारतीय सराफा बाजार में गुरुवार को सोना सस्ता और चांदी महंगी हुई। सस्ता होने के बाद भी सोने की कीमत 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है, वहीं चांदी का भाव 72,000 रुपए प्रति किलो से अधिक है। केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 2014 के बाद से शहरी योजनाओं पर खर्च में काफी इजाफा हुआ है। शहरी विकास में कुल निवेश 2004 और 2014 के बीच के 10 साल की अवधि की तुलना में 10 गुना बढ़कर 18 लाख करोड़ से अधिक हो गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में नरमी के बाद सरकार ने देश में उत्पादित कच्चे तेल तथा डीजल के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर में गुरुवार को कटौती की।
घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क या SAED के रूप में लगाया जाने वाला कर 9,800 रुपये प्रति टन से घटाकर 6,300 रुपये प्रति टन कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया ने ICC विश्व कप के फाइनल में स्थान बना लिया है। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 3 विकेट से हराने में सफलता पाई। फाइनल में रविवार को भारत से इसका सामना होगा। पहले बल्लेबाजी करते दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 49.4 ओवर में 213 रन बनाकर आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका के लिए डेविड मिलर ने शतकीय पारी खेलते हुए 101 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टार्क और कमिंस ने 3-3 विकेट लिए। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय क्रिकेट टीम की शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी। खेल मंत्री ने रिकॉर्ड 50वां शतक लगाने पर विराट कोहली 7 विकेट लेकर टीम को जीत दिलाने वाले मोहम्मद शमी की भी तारीफ की। भारत दौरे पर आए इंग्लैंड के फुटबॉल आइकन डेविड बेकहम ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान रोहित ने बेकहम को 45 नंबर की टीम इंडिया की जर्सी गिफ्ट की। वहीं बेकहम ने उन्हें अपनी रियल मैड्रिड की 23 नंबर की टी-शर्ट दी। पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का टीम निदेशक नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान के विश्व कप के लीग चरण से बाहर होने के बाद हफीज को अब टीम को नया स्वरूप देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जापान मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। भारत के HS प्रणय दूसरे दौर के संघर्षपूर्ण मुकाबले में चीनी ताइपे के चोउ टिएन चेन से हारकर बाहर हो गए हैं। एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता प्रणय ने पहला गेम जीता, लेकिन वो इसका फायदा नहीं उठा पाए। विश्व में 12वें नंबर के खिलाड़ी चेन ने उन्हें 73 मिनट में 21-19, 16-21, 19-21 से शिकस्त दी। भारतीय राष्ट्रीय राइफल महासंघ ने 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए अपनी चयन नीति में एक बड़ा संशोधन किया है। फायर आर्म श्रेणी में ओलंपिक कोटा विजेताओं के लिए केवल 2 बोनस अंक और एयर गन निशानेबाजों को 1 बोनस अंक देने का प्रावधान रखा गया है। भारत के शीर्ष गोल्फ खिलाड़ी गगनजीत भुल्लर ने बोगी रहित 8 अंडर 63 के कार्ड के साथ इंडोनेशिया मास्टर्स में शानदार शुरुआत की है। इंडोनेशिया में भुल्लर की पिछली जीत प्रेसिडेंट इन्वेंटेशनल 2022 में इंडोनेशिया ओपन में हुई थी। नेहा त्रिपाठी ने विमेन प्रो गोल्फ टूर के दूसरे दौर में 1 ओवर 73 का कार्ड खेलने के बाद तालिका में शीर्ष पर 4 शॉट की बढ़त बना ली है। नेहा ने दूसरे दौर में शुरुआत में अपने डबल बोगी को वो कर बैठी, लेकिन उन्होंने इससे उबर कर अच्छी वापसी की। रूस के डेनिल मेदवेदेव ने ATP वर्ल्ड टूर फाइनल्स के सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। मेदवेदेव ने अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए दूसरे ग्रुप मैच में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को 7-6, 6-4 से शिकस्त दी। स्पेन के टेनिस स्टार नाफेल नडाल ने अपनी चोट में सुधार की बात कही है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि कोर्ट पर उनकी वापसी कब होगी। उन्होंने ये बात बार्सिलोना में एक समारोह में कही है। फीफा विश्व कप क्वालिफायर्स में विश्व चैंपियन अर्जेंटीना का सामना उरुग्वे से होगा। इस मुकाबले से पहले अर्जेंटीना की टीम मेसी के नेतृत्व में कड़ा अभ्यास कर रही है। एक अन्य दक्षिणी अमेरिकी विश्व कप क्वालिफायर्स में ब्राजील का सामना कोलंबिया से होगा। क्वालिफायर्स में ब्राजील तीसरे और कोलंबिया 5वें स्थान पर बनी हुई है। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने वेब सीरीज द फ्रीलांसर द कंक्लूजन से OTT डेब्यू किया है और इस सीरीज के 4 सीजन 1 सितंबर को रिलीज हो चुके हैं। सीरीज के बाकी एपिसोड 15 दिसंबर को रिलीज किए जाएंगे। शाहरुख खान की फिल्म जवान के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाले साउथ निर्देशक एटली कुमार अब रजनीकांत के साथ काम करना चाहते हैं। हाल ही में एक साक्षात्कार में उन्होंने ये खुलासा किया। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। दुनिया की बिसात